क्लास। आप सभी का आचार्य सिद्धार्थ शिक्षा संस्थान के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों को आपका जो ऐच्छिक विषय है, ऐच्छिक पेपर है पर्यावरण, उसे लेकर उपस्थित हुए हैं। कुछ बच्चों में कन्फ्यूज़न थी, हमें पढ़ना क्या है, शांति शिक्षा पढ़ना है या पर्यावरण शिक्षा पढ़नी है। तो आपको हम बता दें, आपको पर्यावरण पढ़ना है, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा पढ़नी है। ये मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहे हैं। आज हम आपको वही आपका जो पर्यावरण विषय है वही विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पर्यावरण। देखिए, आप भविष्य में आने वाले टेट के एग्जाम में भी बैठेंगे, टेट का एग्जाम भी देंगे, तो ये उस दृष्टि से भी आपके लिए पर्यावरण इंपॉर्टेंट है। उसमें भी एक 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, जिसमें उस 30 नंबर में 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है, बाकी 25 नंबर का क्वेश्चन अन्य जगह से आता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्योंकि वो पूरा ईवीएस होता है, ईवीएस में अगर ज्योग्राफी पूछा जाता है, पॉलिटिक्स भी पूछा जाता है, पारिस्थितिकी पूछा जाता है, इकोसिस्टम पूछा जाता है, यहाँ भी कुछ पार्ट इकोसिस्टम का रहेगा, और उसमें आपका इन्वायरमेंट भी पूछा जाता है, ठीक है। तो कम से कम 5-6 मार्क्स का इन्वायरमेंट से आपका आता है। तो ये आप यहाँ से क्लियर करते चलेंगे, जिससे आपको वहाँ पे भी आपको आसानी होगी, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, पर्यावरण, अगर हम पर्यावरण को समझते हैं तो पर्यावरण को समझने के लिए हम इसके दो परिप्रेक्ष्य को लेके चलेंगे। पहला इसका हिंदी परिप्रेक्ष्य और दूसरा इसका अंग्रेजी परिप्रेक्ष्य। पहले हम इसका हिंदी परिप्रेक्ष्य समझते हैं, ठीक है। इसका हम कौन सा परिप्रेक्ष्य समझते हैं? हिंदी परिप्रेक्ष्य समझते हैं। हिंदी परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण का अर्थ जानने के लिए क्या करेंगे? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, एक परि और दूसरा आवरण। देखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको डेफिनेशन लर्न करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आपको हम यही से डेफिनेशन निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। परि प्लस आवरण। परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है परिता, परिता यानी कि चारों तरफ, ठीक है। परि का मतलब होता है परिता, और इसी को कहते हैं हम चारों ओर, ठीक है। और आवरण का क्या अर्थ होता है? आवरण का अर्थ होता है घेरा या घेरना। क्या हो गया? घेरना। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, करिएगा जब भी, तो मनुष्य की बात कभी मत करिएगा, क्योंकि पर्यावरण में आपके जीव जंतु भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं, मनुष्य भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो जब आप पर्यावरण की बात करिएगा तो प्राणियों की बात करिएगा या जीवों की बात करिएगा, ठीक है। किसकी बात करेंगे? जीव की। अब देखिए, डेफिनेशन बन गई। एक चारों ओर ले लीजिए, एक घेरना ले लीजिए, एक जीव ले लीजिए, तीनों को घेर लीजिए। अब ये क्या है? ये आपस में जोड़ दिए। अब क्या है? जीवों के चारों ओर का घेरा, या जीव चारों ओर से जिन भी चीजों से घिरा हुआ है वही उसका पर्यावरण है, ठीक है। जीव अपने चारों ओर सजीव तत्वों से, निर्जीव तत्वों से, मतलब जिससे भी घिरा हुआ है वही उसका पर्यावरण है। आपकी सीधी सी डेफिनेशन बन गई। डेफिनेशन को लर्न करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया? पर्यावरण हिंदी शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसमें परि का अर्थ है चारों तरफ या परिता, और आवरण का अर्थ है घेरना, अर्थात मनुष्य चारों तरफ से जिस भी चीजों से घिरा हुआ है, निर्जीव सजीव चीजों से घिरा, वही उसका पर्यावरण है। कहने का साफ साफ अर्थ है, आपके चारों तरफ जो भी पाया जाता है वही आपका पर्यावरण है, ठीक है। अब अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो यार इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्वायरमेंट। क्या कहते हैं? VIRONMENT, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट किसका शब्द है? ये है आपके फ्रेंच लैंग्वेज का शब्द है, और फ्रेंच लैंग्वेज के ये किससे बना हुआ है? ये फ्रेंच लैंग्वेज के इन्वायर से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? इन्वायर से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जिसका अर्थ होता है आपका पास पड़ोस। क्या अर्थ होता है? पास पड़ोस। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, आपके आसपास पाई जाने वाली, आपके पास पड़ोस में पाई जाने वाली जो भी चीजें हैं वो सब क्या है? वो उसका पर्यावरण है, ठीक है। क्या हो गया? आपका पर्यावरण, आपके फ्रेंच पर्यावरण किस, अब देखिए यहाँ दो क्वेश्चन है, पर्यावरण किस, अगर हम टेट के दृष्टि से देखें, पर्यावरण किस भाषा से शब्द है? पर्यावरण फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये इन्वायर से बना हुआ है। पर्यावरण का परिभाषा क्या है? जीव के चारों तरफ का वह आवरण जिसमें वह पाया जो भी चीज पाई जाती है उसके चारों तरफ, या जीव चारों तरफ जिस भी चीज से घिरा होता है वो उसका पर्यावरण कहलाता है। ये आपका पर्यावरण हो गया। अगर हम पर्यावरण को ठीक से समझना है तो सबसे पहले हम पर्यावरण के घटक को समझेंगे, अदरवाइज पर्यावरण को समझने का कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पर्यावरण के घटक क्या है?
अभी हम पर्यावरण की रूपरेखा ही समझा रहे हैं आपको, पर्यावरण के घटक। अगर हम पर्यावरण के घटक की बात करते हैं तो आपने आज तक पढ़ा होगा पर्यावरण के 2 घटक हैं, बहुत से बच्चे पढ़े होंगे, जैविक घटक है, अजैविक घटक है, ठीक है, ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज गलत है, ठीक है। जैविक और अजैविक घटक ये 2 ही घटक नहीं होते हैं, ठीक है। पर्यावरण के 2 घटक होते हैं, पहला प्राकृतिक घटक, दूसरा मानव निर्मित घटक। ठीक है, क्या हो गया, अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है प्राकृतिक घटक किसे कहते हैं, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो, जो प्रकृति ने बनाया हो। मानव निर्मित घटक किसे कहते हैं, जो मनुष्य ने बनाया हो, ठीक है ना। मनुष्य क्या से, मानव से नहीं। मैं फिर कह रही हूँ कि यहाँ पे पर्यावरण में जब भी मानव की बात हो तो मानव की बात ना हो, कि जीव की बात होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है, प्राकृतिक घटक क्या है, जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो। अब देखिए, जैसे प्रकृति द्वारा 2 घटक हैं, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला जैविक घटक, इसी को हम बायोटिक कहते हैं। दूसरा अजैविक घटक, इसको हम एबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बायोटिक और एबायोटिक की बात करते हैं तो बायोटिक मतलब होता है जैविक, यानी जिसमें जीव पाए जाते हो। एबायोटिक मतलब जिसमें जीव नहीं पाए जाते हो। हाँ, ये सही है। अगर इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखिए तो सजीव जीवों के ऐसे संसार से है, या सजीवों के ऐसे संसार से है जिसमें जीवन पाया जाता है। और एबायोटिक में लिखिए, ये निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है, इसका आशय जो प्रकृति द्वारा निर्मित है। ऐसा नहीं कि इसमें जीवन नहीं पाया जाता है, अंतर समझिएगा। इसमें क्या है, ये सजीवों के ऐसे संसार से है, इसका आशय जैविक घटक का आशय सजीवों के ऐसे संसार से है जिसमें जीवन पाया जाता हो। और अजैविक में लिखेगा, इसका आशय निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, ठीक है ना। अब यहाँ की बात करते हैं तो इसको हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं। एक है आपका वनस्पति जगत, दूसरा है आपका जंतु जगत, ठीक है। अगर हम वनस्पतियों की बात करते हैं, मतलब प्लांट्स की बात करते हैं, वनस्पति जगत की बात करते हैं, तो इसमें वनस्पति जगत में छोटे पौधों से लेकर बड़े पौधों तक, ठीक है, यानी कि आपके थैलोफाइटा नॉन डिफरेंशिएट प्लांट से लेकर डिफरेंशिएट प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म तक आते हैं। सबसे छोटे लाइकेन टाइप पौधे, सबसे छोटे पौधे क्या होते हैं, जो नॉन डिफरेंशिएट होते हैं, जिसमें तना पत्ती में अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं होते हैं, वो थैलोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं, थैलोफाइटा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। और थैलस जिसे कहते हैं हम, और जो डिफरेंशिएट होते हैं, जो ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, जड़ होते, तना होते हैं, फिर डिफरेंशिएट होते हैं, वो हमारे एंजियोस्पर्म होते हैं। मतलब लाइकेन जैसे छोटे पौधों से लेकर बरगद, नीम, आम इत्यादि जैसे बड़े पौधे तक इस वनस्पति जगत में आते हैं। मतलब सारे वनस्पतियां हो गई। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी आपके जंतु जगत में आपके सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि यूनिसेलुलर एनिमल एमीबा पैरामीशियम से लेकर के आपके हाथी, घोड़े, ह्यूमंस तक आते हैं, ठीक है। मीन्स कि सबसे सिंपल और प्रोटोजोअन्स होते हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ फाइलम से लेकर के पूरा कार्डेटा फाइलम तक ये इसमें सारे जंतु सारे जीव आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, जितनी भी वनस्पतियां हैं ये वनस्पति जगत में आ जाती हैं, जितने भी जंतु ये जंतु जगत में आते हैं। जंतु को वनस्पतियां ही क्या करती हैं, जैविक घटक बनाती हैं, क्योंकि जैविक घटक सजीवों का एक ऐसा संसार है जिसमें जीवन पाया जाता है, और जीवन खाली इन्हीं 2 में पाया जाता है, ठीक है ना, सारी वनस्पतियों में, सारी जंतुओं में। तो क्या हो गया, जैविक घटक आप अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे, ठीक है। हम अजैविक में आते हैं, ठीक है। अजैविक घटक मैंने आपको डेफिनेशन पहले ही बता दी। अजैविक घटक का आशय हमारे निर्जीव तत्वों के ऐसे संसार से है जिसमें जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, या जिसको प्रकृति ने बनाया हो, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इसका अर्थ जैसे आपका हो गया धर्म, आप ध्यान दीजिएगा, धर्म किसने बनाया है, सॉरी धर्म नहीं, सॉरी मिस्टेक हो गई। जैसे आपका यहाँ है पर्वत, ठीक है ना, पठार, ठीक है ना, नदियां, ये किसने बनाया, प्रकृति ने बनाया है, ठीक है ना। मृदा, ठीक है, वायु, दिन रात, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, दिन रात किस घटक का उदाहरण है, ठीक है। तो निर्जीव घटक था, अजैविक घटक था, जैविक घटक था, मानव निर्मित घटक था, मतलब कई सारी चीज थे
तो ये इसमें क्या है, आपको किस घटक के अंतर्गत दिन रात कौन बनाया है, दिन रात प्रकृति बनाया है, ये किसका उदाहरण है, ये आपका अजैविक घटक का उदाहरण है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एबायोटिक घटक, अजैविक घटक क्या हो गए, एबायोटिक कंपोनेंट क्या हो गए कि निर्जीव तत्वों का ऐसा संसार जिसमें जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, जैसे पठार, पर्वत, नदियां, झरने, मृदा, वायु इत्यादि। ठीक है, जैविक घटक सजीवों के ऐसे संसार जिसमें जीवन पाया जाता हो, जैसे वनस्पति और जंतु। ठीक है, अब हम आते हैं मानव निर्मित घटक। मानव निर्मित घटक आपको ये नाम से लग रहा है, ये मनुष्यों द्वारा क्रिएट किया गया, ये मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। जैसे अगर आप मानव निर्मित घटक की बात हम करते हैं, जैसे धर्म, धर्म किसने बनाया है, धर्म मनुष्यों द्वारा बनाया गया, इसको प्रकृति ने, ईश्वर ने नहीं बनाया है। और जैसे संस्कृति, ठीक है ना, ये किसने बनाया, मनुष्यों ने बनाया है। जैसे मकान, ठीक है, जैसे घोंसला, घोंसला किसने बनाया है, चिड़िया ने बनाया है। चिड़िया क्या है, चिड़िया भी एक प्राणी है। और हम क्या कहे हैं कि मानव निर्मित घटक का मतलब क्या होता है कि जो जीवों द्वारा बनाया गया हो, क्योंकि हमने पहले ही बताया है जब भी मानव की बात आएगी पर्यावरण में, तो मानव को आप मानव से नहीं, मानव को आप जीवों से समझेंगे। ये हमने अपने फर्स्ट टाइम में ही बता दिया था, जब हम क्लास में आए थे तभी बता दिया था। तो ये क्या है, घोंसला किसने बनाया है, घोंसला चिड़िया ने बनाया है। अगर आपसे पूछते हैं बिल किसका उदाहरण है, बिल आपका मानव निर्मित घटक का उदाहरण है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तब हमारी परिभाषा क्या बनती है, यहाँ पे पर्यावरण का घटक समझने के बाद, पर्यावरण का अर्थ समझने के बाद हम आते हैं पर्यावरण की परिभाषा पे। परिभाषा बहुत सिंपल सी है, जिसको आप अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं। आपको परिभाषा क्रिएट कराने की कोई जरूरत नहीं है, आप परिभाषा क्रिएट कर सकते हैं। फिर भी एक परिभाषा आप लिख लीजिए, क्या है, पर्यावरण का तात्पर्य, पर्यावरण का तात्पर्य समूचे भौतिक, भौतिक मतलब समझते हैं ना, फिजिकल, लाइट, टेम्परेचर, हीट, भौतिक एवं जैविक, जैविक का भी आप लोग समझ गए होंगे, जंतु और पौधे। ठीक है ना, जैविक विश्व से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, धारी रहते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं, अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं, बढ़ते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, स्वाभाविक प्रवृत्तियों का मतलब क्या होता है, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे हो गया प्रचलन, हो गया पोषण, हो गया एक्सक्रीशन, हो गया प्रजनन, हो गया श्वसन, हो गया, ये सारी प्रवृत्तियां हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, पर्यावरण का तात्पर्य समूचे भौतिक एवं जैविक विश्व से है जिसमें जीवधारी रहते हैं, पनपते हैं, बढ़ते हैं और अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का विकास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली भौतिक तथा जीवी परिस्थितियों का योग ही पर्यावरण है। क्या कह सकते हैं हम, जीवों की अनुक्रियाओं को प्रभावित करने वाली जैविक तथा भौतिक परिस्थितियों का योग पर्यावरण है। ठीक है, ये क्या है, पर्यावरण की परिभाषा है। पर्यावरण की और बहुत सारी परिभाषा आपके बुक्स में होगी, जिसे आप अपने बुक से नोट डाउन कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लेकिन पर्यावरण की परिभाषा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण का जब आप अर्थ समझ रहे हैं कि जीव चारों ओर से जिन भी चीज़ों से घिरा हुआ है, चाहे वो मानव निर्मित है, चाहे वो प्रकृति द्वारा निर्मित है, चाहे वो प्रकृति द्वारा बनाया गया, चाहे ईश्वर द्वारा गठित है, वो सभी क्या आता है, पर्यावरण है। क्योंकि आपके चारों तरफ दो ही चीज़ें पाई जाती है, या तो सजीव होती है तो निर्जीव होती है। ठीक है, या तो सजीव और निर्जीव में भी दो प्रकार होता है, या तो वो प्रकृति निर्मित होती है या तो मनुष्य द्वारा निर्मित होती है। वो सब अगर वो प्रकृति द्वारा निर्मित है तो वो अजैविक घटक का पार्ट हो गई, अगर वो मनुष्य द्वारा निर्मित है तो वो मानव निर्मित घटक का पार्ट हो गई। ठीक है ना, तो
पर्यावरण की डेफिनेशन आप लोकल चलते फिरते बना सकते हैं, उसको आपको रटने की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम पर्यावरण की अवधारणाएं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पर्यावरण की अवधारणाएं। देखिए, अगर हम अवधारणा की बात करते हैं तो हम दो चीज का नाम लेते हैं। पूरे पर्यावरण में खाली दो ही चीज को पकड़ के चलते हैं, एक प्रकृति और दूसरा मनुष्य। अगर अवधारणा की बात करते हैं तब भी यही दो चीज हम सामने आते हैं। सबसे पहले पर्यावरण की अवधारणाएं हम डालते हैं, सिर्फ हेडिंग अवधारणाएं आप डाल लीजिएगा, पर्यावरण की अवधारणाएं। ठीक है ना। सबसे पहली अवधारणा है इसमें नियतिवादी अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा। नियतिवादी अवधारणा, देखिए एक चीज पकड़ के रखिएगा, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। देखिए इसमें आप पकड़िए, नियतिवादी अवधारणा में सिर्फ एक चीज आपको पकड़ना है, वो भी पकड़ना है आपको प्रकृति। ठीक है ना, क्योंकि प्रकृति ही नियतवादी है। ठीक है, नियति प्रकृति वही चीज हुई। तो नियति में आपको एक चीज पकड़ना है, प्रकृति। नियतवादी अवधारणा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है। ठीक है, क्या करती है? ये प्रकृति को श्रेष्ठ मानती और ये बताती है कि मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है। ठीक है, मनुष्य प्रकृति के, हाँ, ये तमाम प्रकार के जो आपका महामारी छोड़ दीजिए, जो आपकी ये पारिस्थितिक घटनाएं घट रही हैं, ये मनुष्य उसके आगे कुछ नहीं कर सक रहा है ना। बहुत विज्ञान का आविष्कार हो चुका, बहुत कुछ हो चुका, लेकिन इन सब चीज़ों से उसको फेस तो करना ही पड़ रहा है ना। तो क्या है, नियतिवादी अवधारणा सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की बात करती है, ये सिर्फ प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है और बताती है मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है। ठीक है ना। इसको हम पर्यावरणीय उपागम के नाम से भी जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं हम? पर्यावरणीय उपागम। ठीक है ना। पर्यावरण का मतलब प्रकृति होता है, प्रकृति में पाए जाने वाली जो भी चीजें होती हैं, प्रकृति में दो ही चीज पाई जाती है, या सजीव चीजें या निर्जीव चीजें। सजीव तो सजीव होती है, जंतु और पौधे। निर्जीव में दो चीज होते हैं, या तो मानव निर्मित होते हैं तो प्रकृति द्वारा निर्मित हुआ। ठीक है ना। तो क्या है, नियतिवादी अवधारणा इसकी पहली अवधारणा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है? संभाववादी अवधारणा। क्या हो गया आपका? संभाववादी अवधारणा। अब इसमें आपको मान सकते हैं मनुष्य, जो संभाववादी अवधारणा है वो मनुष्य को श्रेष्ठ मानता है। क्यों मानता है मनुष्य को श्रेष्ठ? क्योंकि ये कह सकता है मनुष्य परिवर्तनशील है और वो प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, या प्रकृति के हर एक पहलू में, हर एक प्रकार में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ये क्या है कि हम विज्ञान के माध्यम से प्रकृति में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, जो आजकल जो वैज्ञानिक युग चल रहा है, जो विज्ञान का आविष्कार चल रहा है, वो इस अवधारणा को मानती है, हर तरह की संभावनाओं को व्यक्त करती है। प्रकृतिवादी संभावना में प्रकृति को श्रेष्ठ माना गया है, संभाववादी संभावना में मनुष्य को, अवधारणा में मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है। इसमें कहा गया है कि प्रकृति श्रेष्ठ है, मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है, प्रकृति जैसे चाहे मनुष्य को नचा सकती है। ठीक है ना। लेकिन संभाववादी अवधारणा क्या कहती है? मनुष्य श्रेष्ठ है, मनुष्य परिवर्तनशील है, वो प्रकृति के नियमों में या प्रकृति के प्रकार में परिवर्तन करने में सक्षम है। ठीक है ना, परिवर्तन कर सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम विज्ञानवाद अवधारणा के नाम से भी जानते हैं, और इसी को हम मनुष्य प्रयोगशील अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। इसको दो नाम से जानते हैं, पहला विज्ञानवाद अवधारणा, दूसरा मनुष्य परिवर्तनशील। ठीक है ना, पहला विज्ञानवाद अवधारणा, दूसरा मनुष्य प्रयोगशीलवाद अवधारणा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनुष्य लगातार प्रयोग पे प्रयोग करता रहता है और प्रयोग के फलस्वरूप ही प्रकृति के नियमों में, प्रकृति में चेंजेस लाने का प्रयास करता है। ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? ये दो प्रकार की अवधारणा हो गई। अब हम तीसरी अवधारणा पढ़ेंगे। तीसरी अवधारणा है नौ नियतिवादी अवधारणा। तीसरी क्या है? नौ नियतिवादी अवधारणा। ध्यान दीजिएगा, यह अवधारणा प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है, यह अवधारणा आपके मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है, और जो नौ नियतिवादी अवधारणा है, ना ये प्रकृति को मानती है और ना ही ये मनुष्य को मानती है। ठीक है ना, ना ये कहती है प्रकृति श्रेष्ठ है, ना ये कहती मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन ये
प्रकृति को एक्टिव और मनुष्य को गौण मानती है। ठीक है ना, प्रकृति को ये मुख्य और मनुष्य को गौण मानती है। ठीक है, क्या करती है ये, प्रकृति को मुख्य यानी श्रेष्ठ और मनुष्य को गौण मानती है। ठीक है ना, कहने का आशय है इसका, ये कहती है मनुष्य और प्रकृति की श्रेष्ठता को, दोनों की श्रेष्ठता को ये अस्वीकार करती है और ये दोनों के बीच, प्रकृति और मानव के बीच मध्यस्थता बनाने पर विश्वास करती है। क्योंकि अगर दोनों के बीच मध्यस्थता रहेगी, क्योंकि मनुष्य अगर ज़्यादा प्रयोग कर लेगा तब भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर देगा तो प्रकृति उसका जवाब उसको जरूर देगी। तो जो नवनियतिवादी अवधारणा है ये क्या कहती है, इसीलिए कहती है, इसे नियतवादी कहती है प्रकृति के हाथ का खिलौना मनुष्य होता है। मनुष्य कहता है मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं प्रकृति में हर तरफ से चेंजेस ला सकने में सक्षम हूँ, मैं प्रयोगशील हूँ, मेरे पास विज्ञानवाद है। ठीक है ना, लेकिन जो नवनियतवादी है ये क्या कहती है, ये आपके प्रकृति को और मनुष्य को, दोनों की श्रेष्ठता को अस्वीकार करती है और ये कहती है कि प्रकृति मुख्य है, मनुष्य गौण है, लेकिन प्रकृति और मनुष्य के बीच मध्यस्थता बनाने पे ये विश्वास रखती है। क्या करती है कि दोनों के बीच मध्यस्थता बना रहे या इंटरफेस प्रोवाइड कराने पे ये बिलीव करती है। ठीक है, इसका हम कह सकते हैं कि सतत विकास की अवधारणा है ये। ठीक है, इससे हम सतत विकास, अगर इसकी बात करते हैं नवनियतवादी, तो ये है सतत विकास की अवधारणा। क्यों, ग्रेजुअली चेंजेस होने चाहिए, धीरे धीरे विकास होने चाहिए, तो सतत विकास की अवधारणा ही नवनियतिवादी अवधारणा होती है। और ये बताती है कि आने वाली पीढ़ी आपके जितने भी मतलब जो भी आपकी खोज है, आने वाली पीढ़ी उसका 100% उपयोग कर ले। क्यों, तभी कर पाएंगे जब सतत विकास होगा, तभी हम आने वाली पीढ़ी हमारे प्रयोगों का प्रयोग कर सकती है, हमारे प्रयोगों को उपभोग कर सकती है, उपयोग कर सकती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, सतत विकास के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये जो है उपयोगिता बनी रहने, ये सिर्फ इतना बताती है कि आने वाली पीढ़ी में जो प्रकृति में है इन सब की उपयोगिता बनी रहे, यही क्या है, यही नवनियतवादी अवधारणा है। क्यों, क्योंकि अगर आप देख रहे होंगे रेड डाटा बुक में बहुत सी प्रजातियां आ जा रही हैं, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो जा रही हैं, तो ये क्या है, ये प्रकृति और मानव में संतुलन ना बनने की वजह से है। अगर प्रकृति और मानव में मध्यस्थता होगा, दोनों में संतुलन बना रहेगा, तो इस चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। नवनियतवादी सतत विकास को मानती है और ये कहती है कि जो भी हमारे प्रकृति में चीजें हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए वो उसकी उपयोगिता बनी रहे, यही क्या है, नवनियतवादी अवधारणा है। ठीक है, चौथी अवधारणा भी यहाँ पे है। चौथी अवधारणा है आपका पारिस्थितिकी अवधारणा। देखिए, पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण की बात एक बार नियतवादी में हो चुकी है, तो ये भी क्या करती है, ये भी प्रकृति को ही श्रेष्ठ मानती है। ठीक है, ये भी क्या कहती है, प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है। और ये क्या कहती है, मनुष्य प्रकृति का एक अंग है। वो क्या कहता था, मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है, लेकिन ये ऐसा नहीं कहती। वहां पे वो भी प्रकृति को श्रेष्ठ मानती थी, ये भी प्रकृति को श्रेष्ठ मानती थी। ये क्या कहती थी, मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है, लेकिन ये क्या कहती है, मनुष्य प्रकृति का एक अंग है। मनुष्य को परिवर्तन के अवसर स्वयं प्रकृति देती है, तभी मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है। अदरवाइज अगर प्रकृति परिवर्तन का अवसर ना दे, मनुष्य कितना भी खेती करे, कितने भी अपने सारे इक्विपमेंट लगा दे, अगर बारिश हो जाएगी तो कहाँ से संभाववादी अवधारणा बन पाएगी। ठीक है ना, तो क्या कहती है, अगर पर्यावरण की अवधारणा की बात करते हैं, चार है। पहला नियतिवादी अवधारणा जो प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है और ये कहती है कि मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है, प्रकृति जैसे चाहे मनुष्य के साथ खेल सकती है। संभाववादी अवधारणा में कहती है मनुष्य श्रेष्ठ है क्योंकि मनुष्य एक परिवर्तनशील है और मनुष्य अपने प्रयोगों के माध्यम से प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, अपनी इच्छाओं के अनुसार परिवर्तन कर सकता है विज्ञान के माध्यम से। ठीक है, तो क्योंकि मनुष्य प्रयोगशील है। अगला क्या है, नवनियतिवादी अवधारणा, ये ना तो प्रकृति को श्रेष्ठ मानती है, ना तो विज्ञान को श्रेष्ठ मानती, ना तो मनुष्य को श्रेष्ठ मानती है, ये सतत विकास को मानती है और ये कहती है कि इन दोनों के बीच मध्यस्थता बनी रहे। ये दोनों के बीच अगर मध्यस्थता बनी रहेगी तो इस प्रकृति में जो भी चीज, जो भी उपागम है, आने वाली पीढ़ियां उसका उपयोगिता, आने वाली पीढ़ियों के लिए उसकी उपयोगिता बनी रहे, यही उचित है, यही श्रेष्ठ है,
इसीलिए ये मनुष्य प्रकृति के बीच में मध्यस्थता स्थापित करने का काम करती, मध्यस्थता स्थापित करने की बात बताती है। ठीक है, अब अगला है पारिस्थितिक अवधारणा। इसमें प्रकृति को श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन इसमें यह नहीं कहा जाता है कि मनुष्य प्रकृति के हाथ का खिलौना है। इसमें यह कहा जाता है मनुष्य प्रकृति का एक अंग है और मनुष्य प्रकृति में चेंजेस इसलिए कर सकता है, परिवर्तन इसलिए कर सकता है क्योंकि प्रकृति वह परिवर्तन करने के लिए मनुष्य को अवसर प्रदान करती है। ठीक है, इस तरीके से आज हम पर्यावरण का एक छोटा सा पार्ट लेके आए थे। आप लोग ये बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई, आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा पेपर पढ़ना है। आपको आपके ऑप्शनल पेपर में पर्यावरण पढ़ना है, जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन। सिलेबस आपके पास है, सिलेबस लेकर के आए थे, उसका छोटा पार्ट लेके आए थे जिसमें हम आपको पर्यावरण का अर्थ बताए, इसका महत्व बताए, इसकी परिभाषा बताए और इसकी अवधारणा से परिचित कराए और इसके घटक बताए। ठीक है, अब इसके आगे की क्लासेस हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।